म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ख्याल तो कई लोगों के मन में आता है, पर शुरुआत कहां से और कैसे करें ये समझ नहीं आता। अक्सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि आत्मविश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाया जा सके। तो म्यूचुअल फंड को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, इसे अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट की तरह समझिए। ये एक ऐसी तुलना है जो एक मुश्किल लगने वाली चीज को तुरंत आसान और रिलेटेबल बना देती है। तो असल में ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? सोचिए, जैसे कोई एक्सपर्ट आपके लिए अलग अलग तरह के निवेशों का एक कलेक्शन, एक प्लेलिस्ट तैयार करता है। इस प्लेलिस्ट में होते हैं स्टॉक्स, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी, और होते हैं बॉन्ड्स, मतलब सरकार या कंपनियों को दिया गया एक तरह का कर्ज। और ये सब कुछ एक खास मकसद, आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इससे पहले कि हम ये सोचें कि कैसे निवेश करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों निवेश कर रहे हैं। यही लक्ष्य तो हैं जो पूरी इन्वेस्टमेंट की कहानी लिखेंगे। और ये सवाल तो शायद हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है कि मेरे पास अभी 10,000 रुपए हैं, क्या इतने से बात बन जाएगी? क्या ये काफी है? पर देखिए, असली बात ये नहीं है कि रकम कितनी है। असली सवाल तो ये है कि इस पैसे से करना क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का असली स्टार्टिंग पॉइंट आपका लक्ष्य है, न कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा लगाना है? इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले अपना गोल, अपना लक्ष्य एकदम क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए 5 साल में कार खरीदनी है। दूसरा, समय और महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आज जो कार 5 लाख की है वो 5 साल बाद महंगी हो जाएगी, है ना? और फिर आखिर में इन सब बातों को सोचकर ये कैलकुलेट किया जाता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज से कितना निवेश शुरू करना होगा। तो एक बार जब क्यों का जवाब मिल गया, तो अब बारी आती है क्या की, यानी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की। चलिए, क्यों तो पता चल गया। अब अगला सवाल, कितने फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? क्या जितने ज्यादा फंड्स उतना अच्छा, या फिर इससे चीजें और उलझ जाएंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5 से 7 स्कीम्स काफी होती हैं। ये एक अच्छा बैलेंस है। इससे क्या होता है कि आपका सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगा रहता, यानी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है, और साथ ही इतने फंड्स को ट्रैक करना, उन्हें मैनेज करना भी आसान रहता है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखता कैसा है? कुछ इस तरह। इसमें इक्विटी फंड्स होते हैं ग्रोथ के लिए, डेट फंड्स होते हैं स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए, और सोना होता है सेफ्टी के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लेलिस्ट में अलग अलग तरह के गाने जोड़ना, कुछ फास्ट पेस्ड गाने, कुछ सुकून देने वाली धुनें और कुछ सदाबहार क्लासिक्स, ताकि बाजार का मूड कैसा भी हो, अपनी प्लेलिस्ट हमेशा हिट रहे। चलिए अब इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं की बात करते हैं। ओके, अब एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले टॉपिक पर आते हैं। भगवान ना करे, लेकिन किसी अनहोनी के बाद किए गए निवेश का क्या होगा? यहां 2 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। देखिए, इनमें फर्क क्या है। जॉइंट होल्डिंग का मतलब है साझा मालिकाना हक। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने जीवन साथी के साथ मिलकर निवेश किया, तो दोनों उसके मालिक हैं। वहीं नॉमिनेशन में किसी को कस्टोडियन यानी एक तरह का रखवाला बनाया जाता है, जो किसी अनहोनी के बाद उस संपत्ति को मैनेज करेगा। तो जॉइंट होल्डिंग में तुरंत एक्सेस मिलता है, जबकि नॉमिनेशन से यह पक्का हो जाता है कि पैसा सही हाथों में आसानी से ट्रांसफर हो जाए। तो क्या एक ही वक्त पर कार, घर और छुट्टियां, इन सब के लिए बचत की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका सीक्रेट बस इतना है कि हर लक्ष्य के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनानी होगी। जैसे कार खरीदने के लिए एक शॉर्ट टर्म कम रिस्क वाला फंड, और घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला फंड। तो अब जब प्रोसेस समझ आ गया है, तो चलिए सबसे मजेदार हिस्से की बात करते हैं, फायदों की, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना और हो सकता है कुछ टैक्स भी बचाना। ये सवाल तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में जरूर आता है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। और इसका जरिया है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिन्हें हम शॉर्ट में ELSS भी कहते हैं। तो ELSS में होता क्या है? इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। पर हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, और ये फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। तो अब जब सारी बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो सवाल बस इतना है
कि आपकी फाइनेंशियल प्लेलिस्ट का पहला गाना कौन सा होगा। शुरुआत करने का वक्त आ गया है।